मौजूदा वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया कोविड-19 का इलाज ढूंढने में लगी है, तब भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधिता कैसे बढ़ाई जाए, इसकी समाधान दिए हैं। हालांकि आयुर्वेद को हमेशा से शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को मजबूत करने की प्रणाली माना जाता रहा है, लेकिन आज के इस भयावह दौर में औषधीय पौधे राहत भरी उम्मीद बनकर उभरे हैं। देश में तो आयुष मंत्रालय ने लोगों से तुलसी की पत्तियों, दालचीनी, सौंठ और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने को कहा है। लोगों में तेजी से औषधीय पौधों की ओर रुझान बढ़ रहा है और इस परिस्थिति में औषधीय पौधों की खेती भारतीय किसानों के लिए बेहद लाभ का सौदा साबित हो रही है। भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें करीब 17,000 से 18,000 पौधों की किस्में पाई जाती हैं। इनमें से करीब 7,000 से 8,000 ऐसे पौधे हैं जिनमें औषधीय गुण हैं। इन औषधीय पौधों का रोगों से लड़ने में उपयोग कई भारतीय समाजों द्वारा किया जाता रहा है और इन्हीं के आधार पर भारतीय चिकित्सा प्रणाली बनी है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, स्वर्गिका और होम्योपैथी। वर्तमान में करीब 960 प्रकार के औषधीय पौधों का कारोबार होता है और इनमें से 178 प्रजातियों की सालाना खपत ही 100 टन से अधिक है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति ने मजबूती से पैर जमाए हुए हैं और यहाँ के वनवासियों की संपूर्ण चिकित्सा पद्धति ही औषधीय पौधों पर आधारित है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB ही भारत में औषधीय पौधों की मांग और आपूर्ति का रिकॉर्ड देखता है। आकलन से ये भी सामने आया है कि किसानों के लिए औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती बेहद लाभकारी है। NMPB के अनुसार अगर किसी के पास पर्याप्त भूमि है और जड़ी बूटियों के बाजार की जानकारी है, तो औषधीय पौधों की खेती बेहद कम निवेश में अधिक आमदनी का जरिया बन सकती है। जो किसान औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए औषधीय पौधों की खेती की जानकारी के साथ बाजार की भी सही जानकारी होना आवश्यक है। देखिए, औषधीय पौधों के जहाँ तक प्रकार की बात है, तो इनको कई तरह से हम विभाजित कर सकते हैं। हमारे वातावरण के हिसाब से, हमारे उपयोग के हिसाब से, हमारे सीजन के हिसाब से, हमारी ज़रूरत के हिसाब से। तो ये क्लासिफिकेशन तरह तरह के होते हैं, लेकिन मैं नाम गिनाऊं तो मुख्य औषधीय पौधा जिसको हम कह सकते हैं भारत में औषधीय पौधों का राजा, वो है अश्वगंधा, जिसका कम से कम 150 आयुर्वेदिक दवाओं में और बहुत सारी एकदम मॉडर्न दवाओं में भी उपयोग होता है। इसके बाद कालमेघ है, शतावर है, आपका सर्पगंधा है, इसके अलावा आपका ईसबगोल है, तो इसके अलावा ओपियम पॉपी, जिससे हमारा जो मॉर्फिन वगैरह निकलती है, दर्द निवारक दवाएं बनती हैं। तो इस तरह के कम से कम 10-15 तरह के पौधे हैं जिनका हमारे देश में व्यवसायीकरण हो चुका है और कृषिकरण हो चुका है। इन फसलों को मैं 14 साल से अपने खेत पे मैं खेती कर रहा हूँ और इनमें मुख्यतः एलोवेरा, स्टीविया, तुलसी, 5 तरह की तुलसी हम लोग लगाते हैं और अब हमने लहसुन की भी खेती शुरू की है। जो भी हम खेती करते हैं उसको हम खुद, हमारी द्वारा जो बनाई गई मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन है, तो उसमें हम प्रोसेस करके इसको सीधा उपभोक्ताओं को बेचते हैं। मंडियों में हमारा जाना बंद हो गया और इससे मेरे गांव में रोज़गार आया और हमारी इनकम बढ़ी। और इनमें ना में कोई खाद डालने की ज़रूरत है और ना ही कोई स्प्रे करने की ज़रूरत है। अगर करते हैं तो निराई गुड़ाई करते हैं और इसी में बीच में इंटरक्रॉप करते हैं। बीच में 5 तरह की तुलसियाँ इसमें ग्रो हो रही हैं। अभी छोटे पौधे हैं, वो जैसी अप्रैल मई आएगा पूरी ग्रोथ में आ जाएंगे
वो सर्दी में सभी पौधे मर जाते हैं। और इसके साथ साथ हम जो भी अपनी फसल उगा रहे हैं, अपने आप तो उगा रहे ही हैं, लेकिन दूसरे अन्य किसानों को भी हम इसमें प्रेरित करते हैं और अन्य किसानों को भी हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि वो भी इस तरह की खेतियाँ अपना करके, जैविक खेतियाँ अपना करके वो देश को और दुनिया को अपने उत्पाद बेचें और उनके गांव में भी ऐसे ही रोजगार बहनों को भी मिलता है और सभी को आमदन आती है। औषधीय पौधे जैसे शंख पुष्पी, कुथ, कुटकी, कपिकच्चू, करंज के साथ बेल, ईसबगोल, गूगल, आंवला, चंदन, पीपली, ब्राह्मी, जटामासी, मधुनाशिनी, कालमेघ, शतावर, चिरायता, अशोक, अर्जुन, गिलोय, अश्वगंधा, सफेद मूसली आदि की लाभकारी खेती आसानी से की जा सकती है और इनका बाजार भी अच्छा है। किसी भी फसल से आमदनी कितनी होती है, इसमें किसानों की रुचि सबसे अधिक होती है और यह सही भी है। चलिए कुछ उदाहरण से औषधीय पौधों की खेती से होने वाले मुनाफे को समझते हैं। आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग होने वाली अतीस जड़ी बूटी की खेती उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में होती है और अतीस की खेती करने वाले किसान आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ कमा लेते हैं। ऐसे ही लेवेंडर की खेती से 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई हो जाती है। रतनजोत से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ और कारू से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी हो जाती है। इसके अलावा पुदीना, एलोवेरा, तुलसी, लेमन ग्रास, धनिया, अजवाइन की खेती से और भी अधिक लाभ होता है। और अगर कुछ किसान मिलकर अपनी कंपनी खोल लें और इन औषधीय पौधों का प्रसंस्करण करके बाजार में बेचें तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाता है। वर्तमान में औषधीय पौधों की प्रजाति के अनुसार सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। जैसे बेहद दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। एक कदम उन्नति की ओर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। एक कदम उन्नति की ओर। NMPB के अनुसार अगर किसी के पास पर्याप्त भूमि है और जड़ी बूटियों के बाजार की जानकारी है तो औषधीय पौधों की खेती बेहद कम निवेश में अधिक आमदनी का जरिया बन सकती है। औषधीय पौधों की खेती में मुनाफा इसलिए भी आम फसलों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि औषधीय पौधों के लगभग सभी भाग उपयोग में आते हैं। जैसे उपचार में जड़ों का उपयोग करीब 30% होता है, फूलों का उपयोग 5%, 10% जैविक उत्पादों में औषधीय पौधों का उपयोग होता है, 14% छाल का उपयोग उपचार के लिए होता है, 16% संपूर्ण पौधे का उपयोग होता है, 6% पत्तियों का उपयोग विभिन्न उपचारों में किया जाता है, 7% बीज, 3% लकड़ी, 4% कंदों का उपयोग उपचार के लिए होता है और 6% तनों का उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अनेक औषधीय पौधों का तेल भी उपयोग में आता है और औषधीय पौधों का तेल बेचकर किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती से जोड़ने के लिए गंगा किनारे करीब 4,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की है। औषधीय पौधों की खेती न सिर्फ देश को दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर महत्वपूर्ण कदम है,
बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी इनकी महती भूमिका है। ये बहुत ही अच्छा कदम है। अगर हम देखें तो हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम था इंडिया का, आयुर्वेदा या यूनानी, तो उसमें औषधीय पौधों का बहुत बड़ा रोल था। और जब सरकार ने ये कदम उठाया तो मैं समझता हूँ इससे हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम था उसको भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ में हम उसको साइंटिफिक कुछ वैलिडेशंस भी होंगे उसके बारे में, और साथ में किसानों को बहुत उससे फ़ायदा होने वाला है। मैं समझता हूँ कि औषधीय पौधों से आय को दुगना किया जा सकता है। अगर हमारा आप देखें, एक प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा था एरोमा मिशन। एरोमा मिशन में हमने पूरे भारतवर्ष में 1400 से ज़्यादा क्लस्टर्स किसानों के बनाए, और उसमें जब हम एरोमेटिक प्लांट्स को, जो सुगंधित वाले पौधे, जिनको सुगंध पौधे कह सकते हैं, उनमें हमने किसानों की आय को दुगना किया है। और अगर ये देखें पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम में जिस प्रकार से औषधीय पौधों की मांग बढ़ी है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर किसान इन पौधों को ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो किसानों की आय जरूर बढ़ेगी, और दोगुनी क्या, मुझे लगता है उससे ज़्यादा भी हो जाएगी जिस तरीके से मांग बढ़ रही है। देश भर में औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB किसानों को 75% तक सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। पूरे देश में किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्तमान में औषधीय पौधों की प्रजाति के अनुसार सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। जैसे बेहद दुर्लभ औषधीय पौधों की खेती के लिए 75% सब्सिडी दी जा रही है। जिन औषधीय पौधों की संख्या में काफी कमी आ गई है, उनकी खेती के लिए 50% की सब्सिडी दी जा रही है। और ऐसे औषधीय पौधे जिन्हें थोड़ी सी सहायता से दोबारा स्थापित किया जा सकता है, उनकी खेती के लिए सरकार 30% तक सहायता प्रदान कर रही है। किस औषधीय पौधे की खेती में कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी www.nmpb.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य सरकारों की भी अनेक योजनाएं हैं। देखिए, सरकार की ओर से जो मदद की बात है, जो बहुत बड़ी मदद जिसको कहें, हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बना है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में। अब नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड सबसे बड़ी बात ये कर रहा है कि इनके प्रोत्साहन के लिए लगभग 100 से ज़्यादा औषधीय फसलों पर किसानों को खेती के लिए छूट दे रहा है। कल्टीवेशन में जैसे किसी पेड़ पर 30% है, किसी में 40% है, किसी 50% है। उसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग इकाई लगा रहा है कोई आदमी, उस पर भी छूट दे रहा है। तो सबसे बड़ा जो हमारा एक संस्थान है वो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, वो इस पर तरह तरह की। इसके अलावा जो जिले स्तर पर हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं वो इसमें सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कुटीर उद्योग के लिए जो हमारा खादी एवं ग्रामोद्योग है, ये सहायता दे रहा है। तो तरह तरह की एजेंसियां। इसके अलावा हमारा MSME है, MSME इनके प्रोत्साहन के लिए सहायता दे रहा है। इसके अलावा हमारा आयुष मंत्रालय है, वो तरह तरह की सहायता दे रहा है, उन्नत किस्म के बीज पैदा कराने से लेकर जानकारी देना और उनकी बाईबैक गारंटी उपलब्ध करवाना। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं भारत सरकार की तरफ से हैं आज, जो कि इसमें प्रोत्साहन दे रही हैं इनकी खेती के लिए। देश में औषधीय पौधों की खेती के क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों की स्थिति देखें तो राजस्थान में सबसे अधिक यानी 56% क्षेत्रफल में औषधीय पौधों की खेती होती है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 25% क्षेत्रफल में औषधीय पौधों की खेती होती है, जबकि मध्य प्रदेश में 11%, तमिलनाडु में 2%, पंजाब में 2%, छत्तीसगढ़ में भी 2% क्षेत्रफल में औषधीय पौधों की खेती होती है। आंध्र प्रदेश में 1% तथा बिहार में भी 1% क्षेत्रफल में औषधीय पौधों की खेती होती है। लेकिन अगर
औषधीय पौधों के उत्पादन की बात करें तो आंकड़ा अलग ही है। सबसे अधिक औषधीय पौधों की उपज यानी 44% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है और औषधीय पौधों की उपज में 19% हिस्से के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। फिर 16% उपज के साथ तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर हैं, जहां औषधीय पौधों की उपज में योगदान 8% है। औषधीय पौधों की उपज में अरुणाचल प्रदेश का 7% हिस्सा है और कर्नाटक, जिसका क्षेत्रफल के अनुसार सिर्फ 1% हिस्सा ही है, लेकिन भारत में औषधीय पौधों के उत्पादन में कर्नाटक का हिस्सा 2% है। अकेले कर्नाटक में ही औषधीय पौधों की करीब 2500 प्रजातियां पाई जाती हैं। अश्वगंधा का 61.65% उत्पादन कर्नाटक में ही होता है। औषधीय पौधों की खेती के साथ उपभोक्ताओं में भी जागरूकता आवश्यक है। इन औषधीय पौधों के साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं। कहा जाता है कि अनेक औषधियां तो हमारी रसोई में होती हैं, यानी भारतीय मसाले। एक कदम उन्नति की ओर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। एक कदम उन्नति की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को औषधीय पौधों की खेती से जोड़ने के लिए गंगा किनारे करीब 4000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की है। भारत दुनिया के 17 महाजैव विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है और जैव विविधता के धनी हमारे इस देश में हर क्षेत्र में अनेक प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं और इसी के अनुसार उन क्षेत्रों में उपचार की भिन्न पद्धतियां भी हैं। जो हमारी औषधीय दवाइयाँ बनाने वाली, खास करके आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनियां हैं, वो कई बार क्या है कि प्राकृतिक या जंगलों से लेना शुरू कर देती हैं सस्ते की वजह से। तो उसकी वजह से जो उतार चढ़ाव आता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंपनियों के साथ पहले से ही अनुबंध करके रखना चाहिए। किसान भाइयों को मांग का मालूम होना चाहिए कि मांग किसकी है, और सबसे बढ़िया तरीका है कि इन कंपनियों के द्वारा खेती करे, उनको बीच में ले ले। जैसे आर्टिमिसिया की खेती जितनी भी हमारे भारतवर्ष में हुई, वो हमारी जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो आई, उन्होंने हमारे यहाँ से बीज लिया, फिर उन्होंने किसानों को बीज दिया और बाईबैक की गारंटी पहले साइन कर ली। तो इस तरह की इसमें मांग निश्चित रूप से है, लेकिन इसकी पूर्ति जो कंपनियां जो दूसरे सोर्स से कर लेती हैं, यानी कि किसानों से नहीं खरीदती, तब ये समस्या आ जाती है। मांग की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पूर्ति के सोर्स जो दूसरे हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि मिलावट वाली बात कभी कभी हो जाती है, इसकी वजह से समस्याएं आती हैं। लेकिन किसान अगर अनुबंध करके चलेंगे कंपनियों के साथ, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या नहीं है, खास करके जो फसलें हमने बताई आपको। औषधीय पौधों का सर्टिफिकेशन भी आवश्यक है, जिसमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी GAP मतलब कृषि की उचित व बढ़िया विधियों को अपनाने का सर्टिफिकेशन। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी NMPB ने औषधीय पौधों की खेती में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी QCI के साथ साझेदारी की है। असल में इस सब कवायद का मकसद ये है कि औषधीय पौधों की खेती में सही मानकों का पालन हो, जिससे उनके औषधीय गुण बरकरार रहें। एक बेहद जरूरी बात जो हर औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसान को समझनी चाहिए। असल में जैसा बताया गया है कि क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और पानी के अनुसार ही औषधीय पौधे पनपे हैं और उन्हीं के अनुसार उनमें औषधीय गुण भी आए हैं। इन औषधीय गुणों को
एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, और कंपनियां इन्हीं एपीआई की मात्रा के अनुसार औषधीय पौधों की खरीद करती हैं। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस बी का इलाज काफी मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय डॉक्टर त्यागराजन ने तमिलनाडु में पाए जाने वाले एक भुई आंवला की प्रजाति से दवा बनाई है जो हेपेटाइटिस बी का संपूर्ण इलाज करती है और वायरस को नष्ट कर देती है। अब समझने की बात यह है कि भुई आंवला तो लगभग पूरे देश में पाया जाता है। उत्तराखंड में तो इसकी चटनी काफी लोकप्रिय है, लेकिन बाकी भुई आंवला की प्रजातियां पीलिया के लक्षणों को खत्म करती हैं, वायरस को नहीं। यानी तमिलनाडु का भुई आंवला वायरस को खत्म करने की क्षमता रखता है, लेकिन बाकी भुई आंवला अन्य जलवायु में पनप तो जाते हैं, लेकिन वायरस यानी विषाणु को नष्ट नहीं कर पाते। यानी औषधीय पौधे कई जलवायु में पनप तो जाते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों यानी एपीआई में फर्क आ जाता है। इसलिए जिस जलवायु, मिट्टी आदि के लिए औषधीय पौधे की प्रजाति उपयुक्त है, उसी में उनकी खेती की जाए और साथ ही औषधीय पौधों को किस प्रकार के वातावरण, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। औषधीय पौधों की खेती के साथ उपभोक्ताओं में भी जागरूकता आवश्यक है। इन औषधीय पौधों के साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं। कहा जाता है कि अनेक औषधियां तो हमारी रसोई में होती हैं, यानी भारतीय मसाले। अभी भी कई लोगों को औषधीय पौधों से तैयार होने वाली दवाओं और आयुर्वेद को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वेक्षण में बताया कि अधिकतर विकासशील देशों में 70 से 80% आबादी आयुर्वेद जैसी पारंपरिक चिकित्सीय पद्धति पर ही भरोसा करती है। ये भरोसा हजारों वर्ष के ज्ञान और इन औषधियों के प्रभावी होने के कारण ही और मजबूत हुआ है। देखिए, सुगंधित तेल जिसको हम एसेंशियल ऑयल्स भी बोलते हैं, ये एक प्रकार के तेल हैं जो कि स्टीम डिस्टिलेशन से हर्ब्स से प्रोक्योर किए जाते हैं। मतलब जड़ी बूटियों से इसको स्टीम डिस्टिलेशन करके हम इन ऑयलों को निकालते हैं। इन ऑयलों का जो मेजर रोल है वो एरोमा थेरेपी में इसका काम है। एरोमा थेरेपी का मतलब ये है कि ये तेल श्वास नली के थ्रू श्वासोश्वास से हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस लाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य अनुकूल हैं। तो एक एरोमा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें सुगंधित द्रव्यों को सूंघ के ही आपका ट्रीटमेंट होता है। तो एक तरीके से ये मान के चलिए कि ये जड़ी बूटियों का ये अंश है इनमें, जो कि स्टीम डिस्टिलेशन से इन ऑयलों में आता है और ये आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव तत्व पैदा करते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को बेटर करने में मदद करते हैं। एक सलाह जो औषधीय पौधों की खेती करने वाले हर किसान को दी जाती है वो ये कि किसी भी औषधीय पौधे की खेती करने से पहले उनके बेचने यानी बाजार की व्यवस्था जरूर कर लें। आजकल दवा कंपनियां किसानों से औषधीय पौधों के लिए लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पर इसमें गुणवत्ता बनाए रखना आवश्यक होता है। पुराने समय से दादी माँ के नुस्खे बहुत प्रचलित रहे हैं। अधिकतर रोगों के इलाज तो हमारी रसोई में ही निकल आते थे। आज वक्त फिर बदला है। हमारे पारंपरिक ज्ञान ने फिर अपनी महत्ता स्थापित की है। औषधीय पौधों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है और अब मांग सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आ रही है। सरकार द्वारा औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने से किसानों के लिए रोजगार और आमदनी के नए स्रोत का सृजन हुआ है। किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध सरकार हर प्रकार से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वरोजगार और देश की उन्नति में औषधीय पौधों की खेती के लिए दिए जा रहे ये प्रोत्साहन किसानों की खुशहाली के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगली कड़ी में देखिए बेहद स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर फलों के राजा आम के विषय में जानकारी। कौन सी हैं नई किस्में और कैसे करें आम की उन्नत खेती।
इन्हीं पर नजर डालेंगे एक कदम उन्नति की ओर की अगली कड़ी में।